अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रोहान सईद और प्रॉपर्टी बाय आरएस के प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद। दोस्तों, काफ़ी अर्से के बाद तेसरा टाउन स्कीम 45 की मेरी वीडियो आ रही है। तो इसमें मैं तमाम लेटेस्ट अपडेट्स, प्रॉपर्टी के जो प्लॉट्स के प्राइसेस हैं, डेवलपमेंट का स्टेटस, शार तेसर में क्या हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स का क्या काम हो रहा है और फिजिकल पोजीशन का क्या स्टेटस चल रहा है, ओवरऑल मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से कबल आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आप आगाह होते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि शार तेसर जो है 4-5 माह पहले जो कंप्लीट हुआ है, उससे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस ये हुई है कि जो 76 का 3 सब सेक्टर है या 80 का 2 सब सेक्टर है या 80 का 3 सब सेक्टर है और 76 का जो आपके पास 2 सब सेक्टर है, साथ में 74 सेक्टर, 81 सेक्टर, वो काफ़ी ज़्यादा आराम से आप एक्सेसिबल हो चुका है और लोग अपने प्लॉट्स को फिज़िकली ऑन ग्राउंड जाके विज़िट कर सकते हैं। अगर आपके पास हर सेक्टर का मास्टर प्लान का मैप है, तो आप उस अपने प्लॉट पे जाके खड़े हो सकते हैं और वो अपने प्लॉट को फिज़िकली देख सकते हैं। तो पहले शायद तेसरा का रोड कंप्लीट नहीं था, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग वहाँ जाते हुए कंफर्टेबल नहीं होते थे, ज़रा प्रॉब्लम में होते थे या उनको मुश्किलात होती थी। वो इससे काफ़ी एडवांटेज ये हुआ है कि वो मुश्किल काफ़ी हद तक अब आसान हो चुकी है। दूसरा, 72 सेक्टर के लिए अगर आपको घूम के जाना था या 65 सेक्टर के लिए, तो वो भी एक अल्टरनेट रास्ता इसके लिए बन चुका है। अच्छा, प्लस इसमें एक बात मैं कहूँगा कि नाले का काम जो है 72 और 76 के दरमियान जो नाला है, वो अभी तक रह गया है काम। तो वो अगर कंप्लीट हो जाता है तो मज़ीद बेहतर एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी पूरे तेसरा टाउन फ़ेज़ 1 के अंदर। अच्छा, तो ये ओवरऑल मैंने आपसे बात की। अच्छा, अगर वाटर टैंक्स की बात करें तो 76 सेक्टर, 80 सेक्टर, 79 सेक्टर, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर वाटर टैंक अंडरग्राउंड का काम हो रहा है। इसका मकसद ये है कि जब पानी कहीं से भी गवर्नमेंट की जो लाइन आती है वाटर बोर्ड की, पहले वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक, हर सेक्टर का जो बहुत बड़ा वाटर टैंक है, आप वीडियो में देख भी लेंगे, तो वहाँ पे स्टोर होगा और फिर वहाँ से पंपिंग मशीन्स के थ्रू उस पूरे सेक्टर के अंदर पानी की सप्लाई की जाएगी। जैसे कि ओवरऑल हमारे कराची में एक नॉर्मल सिस्टम है वाटर बोर्ड की तरफ से कि हर हर जगह पे उन्होंने बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए हुए हैं, फिर वहाँ से वो पानी की सप्लाई करते हैं। तो क्योंकि अभी 3 सेक्टर्स में फिज़िकल पोज़ीशंस हुए हैं, तकरीबन मैं अगर बात करता हूँ तो 35 से 40 फिज़िकल पोज़ीशंस या कंस्ट्रक्शन 76 सेक्टर में हो चुकी हैं, 79 में तकरीबन 40-45 हुई हैं, उसी तरह 80 सेक्टर में भी तकरीबन 30 से 35 फिज़िकल पोज़ीशंस हुए हैं, 88 सेक्टर में 5 से 6 या 7 आप फिज़िकल पोज़ीशंस कह लें हो चुके हैं या कंस्ट्रक्शंस हो चुकी हैं। तो इन 3 सेक्टर्स में जो सबसे पहले हैं, तो यहाँ पे आबादकारी का सिलसिले की तरफ ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो वो और ग्राउंड जो स्पीड है काम की, वो मेरे हिसाब से स्लो है, उसको स्पीड अप होना चाहिए, बट एटलीस्ट काम चल रहा है। हो सकता है जो काम 2 महीने में होना था वो शायद 6 महीने या 7 महीने में हो, बट काम हो रहा है और अब छत भराई का काम 79 सेक्टर के वाटर टैंक का रह गया है। अच्छा, मदरसा भी काफ़ी हद तक अब बाउंड्री वॉल बन के, इसके फ्लोर्स वगैरह बन के काफ़ी हद तक कम एक प्रॉपर एक शक्ल में, लुक में नज़र आना शुरू हो गया है। 79 सेक्टर के मदरसे के अंदर भी सेम है। 76 सेक्टर में भी इसी तरह से एक पोजीशन हुआ है मस्जिद प्लस मदरसे का, और वहाँ पे भी मस्जिद प्लस मदरसे की कंस्ट्रक्शन का आगाज़ होगा। तो ये भी एक आबादकारी का एक सिलसिला है कि जब मस्जिद और मदरसे बन रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे ऑलरेडी पॉपुलेशन का भी फ्लो आता है। सबसे बड़ा एडवांटेज जो हुआ है तेसरा टाउन को, क्योंकि मार्केट ओवरऑल डाउन थी, तो ये एडवांटेज इन कैश हो नहीं सका गुज़िश्ता 2-3 साल के अंदर जो मवेशी मंडी लगी है। क्योंकि जो स्कीम 33 में लास्ट टाइम मवेशी मंडी थी, उसका इम्पैक्ट ये था कि ओवरऑल सारी सोसाइटीज़ में जब, क्योंकि लाखों लोग आते हैं, हर एक का एक अलग अपना एक ज़ाविया होता है, अपना ख़्याल होता है, तो वो जब सोसाइटीज़ को देख रहे थे स्कीम 33 की, तो वहाँ पे जब वो इसकी प्राइसेस में इसकी वजह से इजाफा इसलिए हुआ कि लोगों ने इंटरेस्ट शो किया उन सोसाइटीज़ के अंदर। जब लाखों लोग एक फुटफॉल आता है एक जगह पे, तो वो ज़ाहिर सी बात है हर एक अपना एक ख्याल होता है, तो वो उन्होंने वहाँ पे सोसाइटीज़ में घर लिए, प्लॉट्स लिए, अपनी कंस्ट्रक्शन करी, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो सोसाइटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई, वहाँ पे पूरी आबादकारी हुई, वहाँ पे रिहाइश आई। तो वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि स्टेप होता है किसी भी, अगर जैसे तेसरा टाउन में भी मवेशी मंडी लगी है, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है और 3 साल से लग रही है, और ये सेक्टर 72, 71, 65, सेक्टर 73, तो ये यहाँ पे आपकी जो मवेशी मंडी लगती है, तो यहाँ पे लोग ज़ाहिर सी बात है हर अपने अपने ख्याल से, एक शख्स आता है वहाँ प्लॉट्स देखता है, लोकेशंस देखता है कि भाई
फेडेरल एरिया में ये 150 फीट की रोड है, तो ये आज ये जो तेसर टाउन की शारा तेसर है 150 फीट रोड, तो वो एक फ्यूचर उस हिसाब से देख रहा होता है। या गुलशन में 60 फीट की रोड है, तो 76 के 1 के अंदर ये 60 फीट की रोड अगर जा रही है तो ये फ्यूचर में क्या लुक देगी। तो उस हिसाब से अगर आप उसको कंपेयर करें कि उससे आपको बहुत हद तक आइडिया होगा कि ये 150 फीट की रोड या 160 फीट की रोड या 60 फीट की रोड या 100 फीट की रोड आगे किस तरह के लुक में आएगी। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, लेकिन वो एक आपको फ्यूचर का खाका, एक आपको लुक नज़र आना शुरू हो जाता है। क्योंकि पुराने इलाकों में अगर नाज़ाबाद, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाज़ाबाद, फेडरल एरिया, क्लिफ्टन है या आपका हैदराबाद है, तो जो मेन लोकेशन के प्लॉट हैं, आज लेने वाले शायद 1% लोग होंगे। जो 99 या 98% लोग हैं, उन्होंने उस टाइम पे लिया था जब वो वहाँ पे कोई आबादी नहीं थी, ना वो उस इलाके को कोई पूछता था, उस टाइम के लिए हुए। तो उसी वक्त उन्होंने वो अपनी चीज़ ली हुई, तो आज तक उसका वो रेंट या बेनिफिट वो अवेल करते हैं। अब उसका जो भी अब लाखों में एटलीस्ट कम से कम तो रेंट चला गया है, तो वो बेनिफिट फिर वो लेटर ऑन उठाते हैं कि अब अगर कोई वो बेचेगा और उन्होंने कोई चंद रुपयों की चीज़ उठाई थी, अब वो बेचेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो उसकी प्राइस ही करोड़ों में होगी। तो वो बेनिफिट, बट इस ये सारा बेनिफिट उठाते हैं, बट वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो इसी वजह से अगर आप उस एंगल से अगर आप तेसरा टाउन को ज़रा सोचना शुरू करेंगे, तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के या कमर्शियल एस्पेक्ट से या रेजिडेंशियल लोकेशन में भी जो आप कमर्शियल के पर्सपेक्टिव में बहुत चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी कि अगर आपने ये इलाके जो गवर्नमेंट स्कीम में आबाद हुए हैं, और हमेशा ही ऐसे आबाद होते हैं, लोगों को अपनी मदद आपके तहत आबाद करने पड़ते हैं। और अब प्लस एडवांटेज सोलर का आ चुका है कि ये जो आबादकारी में जो सबसे तेज़ स्पीड अप आनी चाहिए और आएगी, ये मेरा ख़्याल है कि जिन लोगों को ये बात समझ आ गई कि के इलेक्ट्रिक से जान छुड़ा के अपनी बिजली आप खुद बनाएं, और आप अपनी बिजली, ज़ाहिर सी बात है आपको तो कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो आपको वो जो बिजली है फ्री में पड़ेगी, तो उसके साथ रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय के इलेक्ट्रिक। क्योंकि हमारे जो मुआहदे हुए हुए हैं आईपीपीज़ के, वो इतने महंगे हैं कि अगर आप 200 यूनिट से क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 35 से 34 रुपये का यूनिट पड़ रहा है। तो अब आप खुद कैलकुलेशन कर लें कि अगर आप ग्राउंड प्लस वन घर बनाते हैं, मोटर चलाएंगे, तो आप तो सीधे सीधे एसी के साथ तो कितने हज़ार का बिल आ सकता है। तो जो लोग अपना सोलर लगाएंगे और अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी पे आके रहेंगे, तो वो बहुत तेज़ी से तेसरा टाउन की प्राइसेस को, जो अभी काफ़ी मार्केट अभी भी पुशअप होना स्टार्ट हुई है, मार्केट ने बाउंस बैक लिया और मार्केट अब स्लोली और ग्रेजुअली ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं। क्योंकि अगर ये सोचते रहेंगे कि बिजली कब आएगी, हम तो उस वक्त जाएंगे, या पानी नहीं आएगा तो हम नहीं जाएंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी माजरत के साथ फिर वो मिस होती है। फिर यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हम कराची के बिल्कुल सेंटर में जब इतने पोर्शंस बन गए हैं कि रोड से निकलना ही मुश्किल हो चुका है और गली में गुजरना मुश्किल हो चुका है। हर घर में पहले एक फैमिली रहती थी, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले आज 3-3 4-4 फैमिलीज़ रह रही हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जो इलाके 5 लाख की आबादी के लिए प्रिपेयर किए गए थे, आज वो 15-18 लाख की आबादी पे जा रहे हैं, तो वो इलाका कैसे चलेगा। इसलिए आप हमारा सारा ड्रेनेज सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, बिजली का सिस्टम है, वो कोलैप्सिंग सिनेरियो पे आ चुका है ऑलरेडी। तो हमेशा आबादी को इस तरह स्कैटर्ड करना चाहिए ताकि फिर लोगों को आना जाना कन्वीनियंस रहे। और तेसरा टाउन के करीब गुलशन मेमार ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पूरी पॉपुलेशन एक प्रॉपर एग्जिस्ट करती है। 3 से 4 मिनट की ड्राइव पे गार्डन सिटी पूरा आबाद है, 2 से ढाई मिनट की ड्राइव पे इतवार बाज़ार लगता है, 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे आपको मेमार के अंदर तमाम ब्रांड्स मिलती हैं। अच्छे खासे स्कूल्स आपको सिटी स्कूल से लेकर उस्मान पब्लिक स्कूल से लेकर आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको जो एक नॉर्मल ब्रांड ढूँढनी है वो आपको मिल जाती है, मॉल्स आपको ढूँढने शॉपिंग मॉल के वो आपको मिल जाएँगे। तो ये बहुत चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर ये मेरे ख़्याल से अगर आप 5-6 लोगों का ग्रुप भी बनाते हैं 76, 79, 80 सेक्टर के अंदर आबादकारी के लिए प्लान आउट करते हैं कि चलें 120 गज़ का या अपने हिसाब से 240 गज़ या 400 गज़ या 80 गज़ जो भी प्लान आउट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट लोन स्कीम के तहत भी या विदाउट गवर्नमेंट लोन स्कीम के तहत भी ये आप अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट लोन से ये होगा कि आपके पास अगर किसी का थोड़ा सा बजट 1 करोड़ तक आ जाता है, तो वो 240 गज़, 120 गज़, 400 गज़, 80 गज़ जो भी वो अपना प्लॉट ले और उस बजट के हिसाब से वो अपनी कंस्ट्रक्शन करवाए, प्लस वो सोलर पैनल भी लगवा सकता है। अगर वो 10 किलोवाट का लगवाएगा तो अभी प्राइसेस नीचे आई हैं सोलर की बजट के बाद।
तो उसके पास एक और प्लस एडवांटेज है कि वो सोलर अच्छी प्राइस पे लगवा सकता है। और उसके लिए आगे तकरीबन 10 से 15 साल तो वैसे ही बैटरी रिप्लेसमेंट का मामला लिथियम बैटरीज में होता नहीं है, और सोलर पैनल्स अब इस तरह के आ गए हैं कि वो बादलों में, बारिश में भी चार्ज करते हैं, दीवार से रिफ्लेक्शन होकर भी चार्ज करते हैं। तो अब बहुत टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई है। प्लस लिथियम आयन बैटरीज़ के बाद जो रात का मसला है कि रात में हम क्या करेंगे, तो वो 2 रातें आप लिथियम आयन बैटरीज़ के साथ गुजार सकते हैं। अगर एसी भी चला रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप लोड अपना बैटरी बड़ी ले लें तो आप एसीज़ के साथ भी आप 2 रातें गुजार सकते हैं। तो ये जो बहुत बड़ा एडवांटेज आएगा, रात में क्या होगा सोलर पैनल के अंदर, ये बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन आ चुकी है ऑलरेडी। तो जिन लोगों को ये बात समझ आती जा रही है वो ऑलरेडी सोलर तो लगा चुके हैं, और जिन लोगों को अब ये बात समझ आएगी कि नए इलाकों में क्योंकि बिजली नहीं है और उनकी प्राइसेस आधे से भी नीचे हैं, क्यों कि वहाँ से बिजली नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी जो लोग अवेल करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता वो बेनिफिट उठाएंगे। और जो लोग बाद में आएंगे, ज़ाहिर सी बात है, फिर वो मार्केट प्राइस बिजली वाले इलाके या प्रोजेक्ट से उनके बराबर फिर वो उस ऑप्शन में जा रहे होंगे या वो अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे होंगे। अब के इलेक्ट्रिक के साथ लिंकअप रहना अब ज़्यादा वायबल नहीं है, ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जो आईपीपीज़ के एग्रीमेंट है वो इतने महंगे बिजली के हैं कि अगर आप अपनी बिजली खुद बनाएं, और ये इन्वेस्टमेंट भी आपको रिटर्न हो जाएगी इन टर्म्स, अगर आप 11-12 लाख का 14-15 किलोवाट का भी सेटअप लगा लेते हैं मिसाल के तौर पे, या आप छोटा सेटअप भी लगाते हैं तो 5-6 लाख 7 लाख का भी लगा सकते हैं। तो ये आपके बिजली के बिल, 4 से 3 साल के बिजली के बिल जितने आपने पे करने हैं के इलेक्ट्रिक को, वो आपके वैसे ही रिकवर हो जाएंगे, और बाकी टाइम तो आपका वैसे ही एक तरह से विदाउट कॉस्ट में चलेगा। तो ये ज़्यादा अक्लमंदी है, बजाय कि आप के इलेक्ट्रिक के एक तो एक तरह से वो जो जो चाहे मनमानी आप उनकी जो है वो एक्सेप्ट करें, जो भी उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी वो बिजली आपकी जिस प्राइस पे भी दें वो आप उनको एक्सेप्ट करें। बेहतर ये कि अपना ऑप्शन, क्योंकि आप इतने जब सस्ते प्लॉट्स पे जा रहे होंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा कि अपना आप सोलर सिस्टम भी लगा सकते हैं, बायोगैस का प्लांट भी लगा सकते हैं, अपने आप की गैस भी उसी में ही जनरेट होने लग जाएगी, वो भी 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख के दरमियान बायोगैस का प्लांट लगता है, जिसमें आपके घर की बची हुई सब्ज़ी और जो भी बचा हुआ खाना है वो इस्तेमाल होगा, उसी से गैस प्रोड्यूस होगी, तो वही अपने आप चूल्हों में जला सकते हैं। तो वो एलपीजी महंगी लेने के बजाय ये ज़्यादा बेहतर है। तो आपके पास जगह होगी तो ये आप सब ऑप्शंस कर सकते हैं। जब आपके पास 120 गज़ या 240 गज़ 400 गज़ की जगह होगी तो वहाँ ऑप्शन आप कर सकते हैं। शहर के अंदर ज़ाहिर-सी बात जगह ऑलरेडी लोगों के पास लिमिटेड है। लोगों के पास ऑलरेडी फ्लैट्स में या पोर्शंस में जगह बिल्कुल ही लिमिटेड होती है, तो वो अपॉर्चुनिटी अवेल करना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस वजह से मेरा ये ख़्याल है कि तेसा टाउन आने वाले टाइम में काफ़ी तेज़ी से फिज़िकल पोज़ीशंस और तेज़ होंगे। 10 मुहर्रम या मुहर्रम के महीने से पहले, जून के महीने में 15 से 20 दिन के अंदर तकरीबन 12 फिज़िकल पोज़ीशंस फ़ेज़ 1 के अंदर हुए हैं, और तकरीबन इससे डबल फिज़िकल पोज़ीशन 49 बी से फ़ेज़ 2 में हुए हैं, और 49 बी में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फिज़िकल पोज़ीशंस और आबादकारी हो रही है। और जो सुरजानी की तरफ रहते हैं तो उनको 49 भी ज़्यादा सूट करता है। जो मेमार या जिना एवेन्यू या स्कीम 33 से के साइड से आते हैं या उनको वो साइड पसंद है तो उनको फ़ेज़ 1 की साइड ज़्यादा प्रीमियम या बेहतर लगती है। अच्छा, अब प्राइसेस की तरफ आता हूँ। प्राइसेस जो हैं अभी जो तकरीबन मिसाल के तौर पे 73, 74, 81 सेक्टर में जो 80 का 3.5 लाख रुपए का आ चुका था या 3.25 लाख रुपए का आ चुका था, आज वो तकरीबन 4.5, 440 और 470 या 460 के दरमियान चल रहा है। तो अगर हम बात करें, तकरीबन 30 to 35% प्राइसेस वापस आई हैं। अब वो 2022 का रेट तो नहीं आया, बट ये है कि अपने जो बॉटम से या जो बिल्कुल नीचे से 30 से 35% प्राइसेस ऊपर आई हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट स्कीम है, अपने नाम पे प्लॉट लें। अब तो लीज़ भी हो रही है, लीज़ के लिए अप्लाई करें आप, बैंक लोन लें और अपने घर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये अब प्रोसेस काफ़ी हद तक मतलब लोगों के अप्रोच में आ चुका है, और एक लोगों को अब एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अगर की जाए इसी तरह से अगर कोई 35-40 लोग हम ख्याल हो जाएँ और उनके साथ कोई ग्रुप अटैच हो जाए कि आपस में एक फैमिली में बना लें, या सब भाई 3-4 भाई मिलके प्लान कर लें एटलीस्ट, तो इस तरह से बहुत तेज़ी से 79, 76 सेक्टर, 80 सेक्टर में बहुत तेज़ी से आबादकारी का काम स्टार्ट हो सकता है। और जब उनको देखा-देखी काफ़ी लोग फिर वैसे ही ऑलरेडी जो ज़रा सा भी हिचकिचाहट में थे या थोड़ा-सा वेट कर रहे थे कि यार लोग थोड़ा और आबादी या आए या कंस्ट्रक्शन शुरू हो, तो वो भी उनको देखा-देखी हमेशा याद रखें, कंस्ट्रक्शन देखा-देखी स्टार्ट होती है। अगर 50-60 लोग या 20-25 लोग या 15-20 लोग भी एटलीस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, तो उनका देखा-देखी मज़ीद 20-25 लोग आते हैं। तो हमेशा वो ये है कि पहला स्टेप कौन उठाता है, सारा मामला ये रह जाता है।
तो अगर पहले स्टेप करने वाले इस तरह से लोग आ जाएँ, तो ऑटोमेटिकली उनको लोग देखा-देखी अपना काम स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, रिहाइश स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जैसे टाउन में 10 से 15 फैमिलीज़ की रिहाइश है, तो वो रह रही हैं। तो प्राइसेस के हवाले से मैंने आपको एक आइडिया दे दी है कि और 120 गज़ में मिसाल के तौर पर सेक्टर 73, 74, 81 में या 72 में 4 लाख का था 120 गज़, तो वो अभी 5, सवा 5, साढ़े 5 के दरमियान उसकी प्राइसेस चल रही हैं। तकरीबन 30% का प्राइस में इजाफा हुआ है अपनी बिलो प्राइस बॉटम प्राइस से। और लीज़ का प्रोसेस जो स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से कुछ लोगों ने लीज़ के डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। लीज़ करवाने के लिए भी तो वो भी एक अच्छा इक़दाम है मेरे ख़्याल से कि वो पोज़ीशन और कंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उससे आपको बैंक लोन मिलेगा। जब तक आपकी प्रॉपर्टी लीज़ नहीं होगी, आपको बैंक लोन नहीं मिल सकता। तो अगर आप लीज़ करवा लेंगे, तो आपको बैंक लोन मिलेगा, उस पर आप कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़िज़िकल पोज़ीशंस और कंस्ट्रक्शन के लिए आसानी है। तो ये काफ़ी तेज़ी से ये सारे काम होंगे कंस्ट्रक्शन के भी। ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर में आपको पता है कि डीएचए सिटी है या स्कीम 33 है, नया नाज़िमाबाद है, गुलशन महरान है, इनमें प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलरेडी बाउंस बैक आ चुका है और प्राइसेस उनकी बढ़ रही हैं। तो रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 2021 और 20 और 22 में आपको याद होगा कि कोविड के बाद दुबई की जो प्रॉपर्टी प्राइसेस थी वो डाउनफॉल में थी। तो पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट थी वो काफ़ी बूम पे थी। तो अभी भी यही सिनेरियो है कि जो ईरान और यूएस की वॉर के बाद दुबई की प्रॉपर्टी प्राइसेस में काफ़ी एक डिप आया हुआ है कंपैरेटिवली, क्योंकि हर 5 से 6 साल चल रही थी ऊपर वो प्राइसेस। तो अब उनका भी ज़ाहिर सी बात है करेक्शन का टाइम आ गया है। तो इस टाइम के अंदर बहुत से लोगों को समझ आया है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट एक अपने बैकअप के तौर पर करनी चाहिए। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर भी लोग थे, तो उनको एक सेकंड थॉट ये ज़रूर आया है कि अपनी भी एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी या इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए बैकअप के तौर पे, क्योंकि दुनिया के जिस तरह के हालात एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हो चुकी हैं, तो वो एक काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग हो गए हैं कि जिस तरह से पहले लोग अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या सऊदीया या दुबई एक जिस तरह से एक पीस ऑफ माइंड के साथ जाते थे कि कोई मसला ही नहीं होगा, तो अब ये एक थॉट आ चुका है, क्योंकि यूरोप में अलग मसाइल हैं, इन्फ्लेशन और रेसिज्म के मसाइल आ चुके हैं, यूएस में इमिग्रेशन से काफ़ी मसाइल आ चुके हैं, इवन यूरोप में भी इमिग्रेशन से काफ़ी मसाइल आ चुके हैं, जो प्लस एआई की वजह से वो ये चाहते हैं कि इमिग्रेशन कम से कम हो और जो ऑलरेडी इमिग्रेंट्स रह रहे हैं वो वापस चले जाएँ। क्योंकि एआई की वजह से जो ऑटोमेशन आ गई है, तो उनको कोई वैसे ही इमिग्रेंट से अब काम करवाने की वो नीड नहीं है जो कि उनको पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले होती थी। तो ये जो सेकंड थॉट आया लोगों के पास कि पाकिस्तान में एक अपनी प्रॉपर्टी बैकअप पे ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा टाइम आता है तो उनके पास एटलीस्ट अपनी एक जगह हो। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर भी एक नेचुरल ग्रोथ आई है प्रॉपर्टी प्राइसेस के अंदर। तो इस वजह से और भी 2-3 हुकूमत की तरफ से भी जब ये सिचुएशन देखी है, तो उसने भी टैक्सेस को नीचे किया है, कम किया है, तो इसकी टैक्स रिलीफ दिए हैं। तो उसकी वजह से भी एक प्रॉपर्टी की तरफ फ़्लो आया है। प्लस स्टॉक मार्केट भी काफ़ी रुक चुकी है और गोल्ड प्राइसेस तो काफ़ी क्रैश की हैं। जिन लोगों ने 6-6 लाख रुपए पे गोल्ड लिया है, आज वो गोल्ड की प्राइस 4.25 लाख से भी नीचे आ चुकी है। तो तकरीबन 35% गोल्ड की प्राइस नीचे आई है। तो ये जो लोग मुझसे काफ़ी टाइम तक लोगों ने ये आर्गुमेंट किया कि गोल्ड लेना चाहिए और उसको भूल जाना चाहिए। तो ये मेरा आर्गुमेंट था कि 2011 से 2020 के दरमियान 10 साल तक गोल्ड की प्राइस जो 2011 में 70-75 हज़ार रुपये थी, वो इसको वापस नई प्राइस अचीव की थी। 2020 के बाद जो उसने अपने प्राइस को वापस 75 हज़ार रुपये क्रॉस किया था। तो 10 साल वो जो लोग गोल्ड लेकर बैठे, तो उनके पास तमाम रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई हैं। उसी के टाइम रियल एस्टेट मार्केट चली थी 2013 से 2017-18 तक, सबसे बड़ा जो टाइम स्पैन आया था रियल एस्टेट का, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस जो थी वो 10 साल तक बॉटम अपने टॉप से नीचे ही रही थी। तो उम्मीद है दोस्तों ओवरऑल एक रियल एस्टेट एनालिसिस और तीसरा राउंड के हवाले से एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर करिएगा। अगली वीडियो भी तीसरा राउंड के फर्दर डिटेल्स के साथ आपके साथ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।